हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आज हम अपना एक नया टॉपिक लेके आए हैं कि हम अपने यूपीएससी एग्ज़ाम के साथ और जॉब कैसे कर सकते हैं। मतलब कि आपको जॉब भी करना है, आपको अपनी प्रिपरेशन भी करनी है, चाहे वो यूपीएससी की हो या फिर कोई और एग्ज़ाम्स की हो। तो उसमें हम क्या करेंगे कि यू शुड फर्स्टली गेट टू नो अबाउट कि आपका टाइमिंग्स क्या रहता है। मतलब कि आपको कितना टाइम लगता है ट्रैवल, अगर आपका ट्रैवल है तो ट्रैवल का टाइम कितना लगेगा, उसको रिड्यूस करने के बाद में आप कितना टाइम अपने प्रिपरेशन के लिए इन अ डे निकाल सकते हो। ठीक है, ये सब पता करने के बाद अगर आपको लगता है कि आप अपने प्रिपरेशन के लिए आराम से 4 to 5 आवर्स इन अ डे आप निकाल सकते हैं, देन आई वुड सजेस्ट गो फॉर इट। एंड आप अपना डेली एक शेड्यूल मेंटेन कर सकते हो। और शेड्यूल भी कैसे मेंटेन करना होगा, आपको अपना मंथली वाइज शेड्यूल पता करना होगा। ठीक है, तो आप अपना मंथली शेड्यूल बना सकते हो। उसके बाद में आपको उसको भी फर्दर डिवाइड करना है वीकली शेड्यूल में, कि मेरे को वीक में ये टॉपिक्स कवर करने हैं। देन आपको डेली टारगेट्स अचीव करने हैं। ठीक है, और डेली टारगेट्स यू शुड बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल। मतलब इमेजिनेशन वाला नहीं होना चाहिए कि आप बस इमेजिन ही करते रह जाओ और आपका कुछ हो भी ना, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो डेली शेड्यूल आपको बनाना होगा। आपको कैसे करना होगा, जैसे सपोज़ अगर आपको कोई आपका अपना टारगेट है जो अचीव करना है, तो आपको नाइट को ही आपको सेलेक्ट करना होगा कि आपको नेक्स्ट डे क्या क्या चीज़ें करनी है और कैसे कैसे कितने कितने टाइम पे करनी है। ठीक है, और मैं तो यही बोलूँगी, अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आई वो सजेस्ट कि आप मॉर्निंग में पढ़ना शुरू कीजिए। मॉर्निंग में अगर आप 3 to 3.5 आवर्स अगर आप मेजर चंक ऑफ योर स्टडी मॉर्निंग में ही कर लेते हैं, तो यू विल हैव मोटिवेशन। ठीक है, कि एटलीस्ट आपने 3 से 3.5 घंटे अपने मॉर्निंग में दे दिए हैं। उसके बाद में फिर अगर आपके पास टाइम हो या ना हो, तो आप अपने इवनिंग को उसी अकॉर्डिंग मतलब बाइफरकेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये तो मैंने आपको समझा दिया वीकली टारगेट्स एंड मंथली टारगेट्स। एंड हाँ, एवरी मंथ और एवरी वीक आपको ये भी देखना होगा कि आप वो जो टारगेट बना रहे हैं वो आप अचीव कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और कितने लेवल तक अचीव कर रहे हैं। अगर आपने जो टारगेट सेट किया है और उसका अगर आप 80 to 90% भी अचीव कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है कंपैरेटिवली। क्योंकि हम सबका एक ना फोमो होता है, हम सबका माइंड ही ऐसे काम वर्क करता है कि हम अपने लिए खुद ही मतलब ज़्यादा टारगेट्स सेट करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम वो कर लेंगे, लेकिन हमारे माइंड को तो रियलिटी पता होता है। उसके बावजूद भी अगर हम 70 to 90% ऑफ द सिलेबस या 90% ऑफ द वीकली टारगेट्स अगर हम पूरे कर ले, तो दैट इज़ मोर देन इनफ। यू शुड आपको अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहिए उस चीज़ के लिए कि आपने एटलीस्ट अपने टारगेट्स को अचीव करने की बहुत ज़्यादा अपना दिया है। ठीक है, और उसके लिए आपको 1-2 चीज़ें और करनी पड़ेगी। मैं तो ये बोलूँगी, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। मतलब आप जितनी जल्दी अपने बेड पे जाएंगे सोने के लिए, आप सोएंगे जितनी जल्दी, उतनी जल्दी आप उठ भी पाएंगे। तो आप अपना सोने का टाइम सही कीजिए, उसके बाद ही आप जल्दी उठने का अपना टाइम सही कर सकते हैं। और इवन दो आपका माइंड सेट जो होते हैं ना, वो सुबह के टाइम पे बोले जाते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, क्योंकि आप जो चीज़ें याद करते हैं उस वक्त, जो चीज़ें आप मेमोराइज़ करने की कोशिश करते हैं और जिस तरह से करते हैं, वो माइंड के सबकॉन्शियस माइंड में भी फीड होता है, और कहीं ना कहीं इट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर प्रेपरेशन। वो जो हम बोलते हैं ना कि हमारा इंस्ट्रक्शन, या फिर हम बोलते हैं कि हमारी जो अंदर की आवाज़, वो अंदर की आवाज़ ना ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद ही आती है। क्योंकि आपका जो माइंड जो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है ना, वो इसी टाइम पे होता है, 3 to 4.5 आवर, मतलब 3 to 4:30। ठीक है, AM पे ही आपका सबसे ज़्यादा माइंड एक्टिवेट होता है। क्यों? क्योंकि अपना जो बायोलॉजिकली जो है, वो 1 से लेकर 2 बजे के आसपास हमारे नए हमारे कोशिकाएं बनती है। ठीक है, अगर आप लोगों को कोशिकाओं का मतलब पता नहीं है तो यू कैन गूगल इट। उस टाइम पे हमारी नई कोशिकाएं बनती है, और हर रोज़ बनती है। कुछ कोशिकाएं हमारे शरीर की जो बॉडी की हैं वो मतलब डेड होती है, और कुछ कोशिकाएं न्यू बनती है। तो ये हमारा जो प्रोसेस होता है वो हमारी बॉडी के साथ होता रहता है एवरी डे। तो आफ्टर दैट 2 से लेके 3 के बीच में ये 1 से लेके 3 के बीच में ये चलता रहता है। फिर आप आराम से 3 बजे भी अगर आप उठते हैं, 3 AM
टू 8 AM या फिर 8 बजे तक भी अगर आप पढ़ाई करते हैं तो 5 आवर्स की पढ़ाई में आप समझिए कि आपकी 4 आवर्स की स्टडी होगी। तो 4 घंटे अगर आप मेजर चंक ऑफ योर स्टडीज़ कर लेते हैं तो इसमें आपको कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल रहता है ये। और जो आप पढ़ाई करते हैं, जो आप ज्ञान अर्जित करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके बहुत ज़्यादा आपका हेल्पफुल रहता है। ठीक है, तो ये आपको मेरी तरफ से एक सजेशन रहा। इफ़ यू वांटेड टू टेक इट यू कैन डू। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने रात को भी पढ़ाई की है, वो लोग नाइट आउट्स होते हैं। ठीक है, वो लोग स्टडी नाइट में करते हैं, दे आर रियली कंफर्टेबल विद दिस। अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई एम अ मॉर्निंग पर्सन। ठीक है, मैं जल्दी उठ के पढ़ाई कर सकती हूँ, बट आई कांट डू इन स्टडी इन नाइट। मतलब मैं रात को तो पढ़ाई नहीं कर सकती हूँ। और अपने वीकेंड्स में आप आराम से 8 से 10 घंटे अगर आप देते हैं तो उसमें भी आप अपना सिलेबस को मेजर चंक ऑफ द सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि स्टार्ट विद स्मॉल स्टेप, ग्रेजुअली नीड टू इंक्रीज। मतलब एक एक स्टेप बाय स्टेप चलो और धीरे धीरे से इंक्रीज़ करते हुए चलो। आपका ग्राफ ना हमेशा ऐसे होना चाहिए। और बट क्या होता है, काफ़ी सारे लोगों का जो ग्राफ होता है ना, वो ऐसे करके फिर ऐसे होने लगता है। मतलब कि पहले तो इंक्रीज़ होगा, उसके बाद में वो लेवल जैसे तैसे मेंटेन होगा, फिर धीरे धीरे गिरने लगता है। तो ग्राफ कहीं ना कहीं ये यहाँ तक आ ही जाता है। बट आई वुड सजेस्ट कि इतने स्मॉल स्टेप उठाओ कि धीरे धीरे आप इसे जब इंक्रीज़ करो तो वो इंक्रीज़ ही रहे, नीचे ना जाए। ठीक है, एंड ऑल्सो अगर आप स्मॉल में भी फोकस स्टडी करते हैं, दैट्स रियली हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। और मैंने तो क्या किया, अपने सारी प्रिपरेशन ना डिजिटाइज ही की है। मतलब जितने भी पीडीएफ्स वगैरह मार्केट में होते थे या टेलीग्राम पे भी मिल जाते हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स पे भी मिल जाते हैं, उसके ऊपर ही मैंने स्टडीज़ की है। ठीक है, मेरे पास बुक्स बहुत कम है, मतलब बहुत ही कम, कुछ लगभग 4 या 5 बुक्स ही होंगी, और तो मेरे पास बुक्स ही नहीं है। क्योंकि बुक्स आप कहाँ अपने बुक्स को लेके जा सकते हैं। मतलब आई थिंक आप अपने बुक्स को अपनी जॉब पे नहीं ले जा सकते, कहीं ट्रैवल कर रहे तो नहीं ले जा सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कोई लैपटॉप है या फिर कोई आईपैड है या टैबलेट भी है, तब भी आप कहीं पे भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं। तो ये मेरे को सबसे बेस्ट थिंग लगती है अपनी प्रिपरेशन जो मैंने भी की है और कर भी रही हूँ। तो डिजिटाइज होना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू बी स्किल्ड, अपना जो स्किल है वो डिजिटली भी करना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। बिकॉज इफ़ यू वांट टू सस्टेन इन द मार्केट, इन द फील्ड, देन यू हैव टू बी स्किल्ड पर्सन। ठीक है, उसके बाद में हाँ ये है कि आपको एक ही रिसोर्स पे स्ट्रिक्ट होना बहुत ज़रूरी है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, देयर आर लॉट ऑफ कंटेंट इन द मार्केट, बट अगर आप सब पे ही रिलाई करेंगे तो आप फिर रिवाइज नहीं कर पाएंगे। मल्टीपल रिविजन्स बहुत ज़रूरी होती है, एंड वो कैसे कर सकते हैं, वो सिर्फ एक ही रिसोर्सेज से अगर करें तो हो ही जाएगा ऑब्वियसली। मतलब आप हिस्ट्री चेंज नहीं कर सकते हैं, आप ज्योग्राफी चेंज नहीं कर सकते हैं, आप पॉलिटी भी चेंज नहीं कर सकते हैं, इवन दो आप एंशियंट चेंज नहीं कर सकते, आप मिडिवल चेंज नहीं कर सकते हैं, आप इन्वायरमेंट का जो बेसिक है, जो बेस है, वो भी आप चेंज नहीं कर सकते। साइंस एंड टेक का जो बेस है वो भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जब पता है आपको कि मेजर चंक ऑफ द जो बेस है, जो स्टैटिक है, वो तो आप चेंज नहीं कर सकते, तो आप किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ो ना, आप कोई सा भी बुक लेके पढ़ो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से भी पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आप चेंज नहीं करोगे, वो सेम ही रहेगा, वही सेम आर्टिकल 14 रहेगा एंड वही सेम आर्टिकल 15 भी रहेगा फंडामेंटल राइट्स का। तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ो, अच्छा सब्जेक्ट लो जिससे क्वेश्चन आए, PYQs को साथ में है अपने साथ कैरी रखो। ठीक है, और उसके बाद में जब भी स्टडी करो, PYQ इज़ द थिंग जहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि UPSC क्वेश्चन कैसे पूछता है। ठीक है, उसके बाद में आप अपनी प्रैक्टिस और अपना पूरा स्टडी का कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। विदाउट प्रैक्टिस मुझे लगता नहीं कि कोई भी चीज़ हो सकती है। तो अगर आपने पढ़ लिया, आपने स्टडी भी कर लिया, आपने बुक भी पढ़ ली, लेकिन आपने मल्टीपल रिवीजन में भी इतना टाइम लगा दिया, मल्टीपल रिवीजन का क्या मतलब होता है? एक और चीज़ बताती हूँ, हम सब यही बोलते हैं, सारे टॉपर्स यही बोलते हैं कि मल्टीपल रिवीजन, राइट? तो व्हाट डज द मीनिंग ऑफ मल्टीपल रिवीजन? तो मल्टीपल रिवीजन का मतलब क्या होता है? तो सिंपल एंड शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगी कि मल्टीपल रिवीजन का मतलब क्या होता है। मल्टीपल रिवीजन का मतलब है आपने कोई बुक पढ़ी, ठीक है, उसके साथ साथ में आपने PYQ देखे। PYQ से क्या देखना है? एक तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखने हैं, ठीक है, कि UPSC कैसे टॉपिक्स ले रहा है, कैसे कैसे पढ़ा रहा है, और आपको देखना है कि क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है UPSC।
ठीक है। उसके बाद में आप ये देखो कि आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो इस बुक के बाद, मतलब कि आपने वो जो PYQ देखा है वो आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, ये भी आपका होना चाहिए। तो अगर आपने ये बुक पढ़ ली और आप क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पा रहे तो इस बुक का पढ़ने का क्या मतलब। और ये तीनों होने के बाद में उसके बाद में आप अपना मल्टीपल रिवीजन करते हैं। मल्टीपल रिवीजन, हाँ बताती हूँ कैसे होगा। मेरे हिसाब से 3 रिवीजन से ही आपको समझ में आ जाता है कि आपका रिवीजन किस ओर जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट रिवीजन में आपका कैसे रहेगा, आप अपना हाईलाइट कर सकते हो फर्स्ट रिवीजन में, क्योंकि हाईलाइट कैसे होगा, आपको नॉलेज हो चुकी है PYQ की, ठीक है। उसके बाद में आपने एक बार भी पढ़ लिया है तो आपको पता है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको हाईलाइट कर लो। और PYQ में भी अगर वो स्टेटमेंट, वो टॉपिक्स आए हुए होते हैं, उन्हें भी आप हाईलाइट करके रख लीजिए। सेकेंड रिविजन में जो आपने हाईलाइटेड किया है आपको बस वही पढ़ना है। आपको वापस फर्स्ट रिवीजन में जो आपने एकदम डीप स्टडी की है, जो आपने एक्स्ट्रा थिंग्स लिखे हैं अपनी ओर से, अपने दिमाग से, अपनी चीज़ों से, जो भी आपने इधर उधर से सुनी है, ठीक है, तो सेकेंड रिवीजन में आप उतना डीप स्टडी नहीं करोगे। आपको बस मेजर आपको अपना हाईलाइटेड पोर्शन पढ़ना है। उसके बाद में जो थर्ड रिवीजन होगी वो हाईलाइटेड में से भी आपको और हाईलाइट करना है कि बस आपको यही पढ़ना है, आपको यही पढ़ना है और आपको पढ़ना ही नहीं है, मतलब, ठीक है। उसे कहते हैं थर्ड रिवीजन। रिविजन्स का मतलब होता है कि अपने कंटेंट को कम करना, ना कि बढ़ाना। और हम सब क्या करते हैं कि हम मल्टीपल सब्जेक्ट्स लेते हैं एक ही सब्जेक्ट का और उसमें ऐड ऑन करते रहते हैं। मैं ये सोचती हूँ कि यार क्यों ऐड ऑन करना है, जो बुक है वो तो हमसे याद हो नहीं रही है, ऊपर से हम ऐड ऑन करके और उस बुक को बल्कि कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही टायरिंग प्रोसेस होता है, बहुत ही आपको टायर कर देता है यार। मतलब सब बोलते हैं शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्यों बनाना है शॉर्ट नोट्स। मुझे ऐसा लगता है कि 3 रिवीजन के बाद आपको समझ में आएगा कि आपको क्या शॉर्ट नोट्स बनाना है। आपको मैं एक वीडियो में रिवीजन एंड शॉर्ट नोट्स का एक वीडियो और बना के दूंगी। ये तो मैंने आपको बस साइड बाय साइड समझाने के लिए आपको बता दिया है कि कैसे करना है। तो ये सब मेरी तरफ से आपके लिए सजेशंस रहेंगे। अगर आपको और भी कुछ पूछना हो और अगर आपको लगता है कि मैं आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प कर सकती हूँ तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि जो भी आपके डाउट्स हैं। और ऑल्सो मेरी जो जीमेल आईडी है खुशबू करनानी, ठीक है, खुशबू करनानी 96@gmail.com, यहाँ पे भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट, ठीक है। कोई भी सजेशन चाहिए हो, कोई भी एडवाइस चाहिए हो या कोई भी प्रॉब्लम हो रिलेटेड टू द UPSC प्रेपरेशन, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन द मार्केट एंड मुझे ऐसा लगता है कि एक पर्सन हमें मिलता है पर लेकिन कुछ टाइम के लिए मिलता है। आई एम हियर फॉर यू फॉर लाइफ टाइम। उसकी कोई वैलिडिटी, एक्सपायरी वैलिडिटी नहीं है, ठीक है। देयर इज़ नो एक्सपायरी वैलिडिटी। तो आप पूरे रिलाई कर सकते हो इस चीज़ पे, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से आप सबके लिए रहेगा, ठीक है। और कोई आपको पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।